हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MES 46 हायर एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, राइट अ नोट ऑन ऑटोनोमस कॉलेज सिस्टम। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ऑटोनोमस कॉलेज सिस्टम के बारे में लिखना है, इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस और कैसे ये हायर एजुकेशन सिस्टम में काम करता है। साथ ही हमें इसके एडवांटेजेस, चैलेंजेस और कुछ एग्जाम्पल्स भी देने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। ऑटोनोमस कॉलेज एक ऐसा कॉलेज होता है जिसे अपने एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की आज़ादी होती है। ये कॉन्सेप्ट यूजीसी ने 1978 में इंट्रोड्यूस किया था ताकि हायर एजुकेशन की क्वालिटी और रेलेवेंस बढ़ सके। ऑटोनॉमी का मेन एम था कॉलेजेस को इतना केपेबल बनाना कि वो नए टीचिंग लर्निंग मेथड्स, सिलेबस और एवैल्यूएशन सिस्टम्स डेवलप कर सकें। ये सिस्टम हायर एजुकेशन में इनोवेशन और एक्सीलेंस लाने का एक स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म माना जाता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनोमस कॉलेज सिस्टम। ऑटोनोमस कॉलेज वो होता है जिसे यूजीसी के द्वारा ऑटोनॉमी दी गई हो। इसका मतलब है कि कॉलेज अपना सिलेबस खुद डिजाइन कर सकता है, एग्जाम्स लड़ सकता है और अपने स्टूडेंट्स का एवैल्यूएशन खुद कर सकता है। लेकिन डिग्री अब भी पेरेंट यूनिवर्सिटी के नाम से ही दी जाती है। की फीचर्स। करिकुलम डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन में फ्रीडम, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने में फ्लेक्सिबिलिटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर कंट्रोल। ये सिस्टम कॉलेजेस को अकाउंटेबल और इनोवेटिव बनाता है। 2. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑटोनोमस कॉलेज सिस्टम। इस सिस्टम के मेन ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। क्वालिटी एनहांसमेंट, हायर एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। करिकुलम इनोवेशन, इंडस्ट्री और सोसाइटी के नीड्स के हिसाब से सिलेबस अपडेट करना। डिसेंट्रलाइजेशन, यूनिवर्सिटीज पर डिपेंडेंसी कम करना। रिसर्च प्रमोशन, रिसर्च और एकेडमिक एक्सीलेंस को एनकरेज करना। ऑटोनॉमी का गोल है कि कॉलेजेस अपने आप को एक्सीलेंस के सेंटर्स के रूप में डेवलप करें। 3. गवर्नेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑटोनोमस कॉलेजेस। यूजीसी गाइडलाइंस के मुताबिक हर ऑटोनोमस कॉलेज में कुछ इंटरनल बॉडीज होती है। गवर्निंग बॉडी पॉलिसी डिसीजंस लेती है और मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। एकेडमिक काउंसिल एकेडमिक पॉलिसीज बनाता है और नए कोर्सेज अप्रूव करता है। बोर्ड ऑफ स्टडीज हर सब्जेक्ट का सिलेबस डिजाइन करता है। फाइनेंस कमिटी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बजटिंग देखती है। इन बॉडीज के थ्रू ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाती है। 4. एडवांटेजेस ऑफ ऑटोनोमस कॉलेज सिस्टम। ऑटोनॉमी के कई बेनिफिट्स हैं। फ्लेक्सिबल करिकुलम कॉलेजेस अपने सिलेबस में नए जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज ऐड कर सकते हैं। बेटर टीचिंग क्वालिटी टीचर्स इनोवेटिव टीचिंग और एवैल्यूएशन मेथड्स यूज कर सकते हैं। फास्टर डिसीजन मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम से डिसीजंस जल्दी लिए जा सकते हैं। इंडस्ट्री कोलैबोरेशन कॉलेजेस इंडस्ट्री के साथ टाई अप कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड लर्निंग आउटकम्स कंटिन्यूअस असेसमेंट से स्टूडेंट्स की लर्निंग बेटर होती है। एग्जाम्पल के तौर पर ST जेवियर्स कॉलेज मुंबई और लोयोला कॉलेज चेन्नई ने ऑटोनॉमी का बेस्ट यूज करके एक्सीलेंट रिजल्ट्स दिखाए हैं। 5. चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस कुछ प्रॉब्लम्स भी है। मिसयूज का रिस्क कुछ कॉलेजेस ऑटोनॉमी का मिसयूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लिमिटेड फंड्स की वजह से इनोवेशन रुक जाता है। रेजिस्टेंस टू चेंज फैकल्टी और मैनेजमेंट कभी कभी नए रिफॉर्म्स को अपोज करते हैं। कोऑर्डिनेशन इश्यूज यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल होता है। इसलिए ऑटोनॉमी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब अकाउंटेबिलिटी और मॉनिटरिंग स्ट्रांग हो। कंक्लूजन ऑटोनोमस कॉलेज सिस्टम ने इंडिया के हायर एजुकेशन को नए लेवल पर पहुंचाया है। ये फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन और क्वालिटी को प्रमोट करता है, लेकिन इसके सही इम्प्लीमेंटेशन के लिए कॉलेजेस को ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करनी होती है। अगर मॉनिटरिंग और सपोर्ट ठीक से दी जाए तो ये सिस्टम हायर एजुकेशन को एक्सीलेंस तक ले जा सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. Explain organizational culture in the context of higher education institution. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का कॉन्सेप्ट समझाना है और बताना है कि ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में कैसे काम करता है। हमें इसका मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं जिससे पता चले कि कल्चर इंस्टीट्यूशन के काम और लोगों के बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बीच शेयर्ड वैल्यूज, बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये कल्चर टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्टूडेंट्स और स्टाफ के बिहेवियर और डिसीजंस को शेप करता है। यह कल्चर टीचिंग, लीडरशिप और इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। एडगर शाइन ने कल्चर के एक मॉडल दिया था जो बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर 3 लेवल्स पर समझा जा सकता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एक इंस्टीट्यूशन की पर्सनालिटी जैसी होती है, जिसमें विजिबल चीजें जैसे ड्रेस कोड, बिल्डिंग और इवेंट्स होते हैं और इनविजिबल चीजें जैसे वैल्यूज और बिलीफ्स। एडगर शाइन के मॉडल के मुताबिक कल्चर के 3 लेवल्स होते हैं। आर्टिफैक्ट्स, जो दिखता है, जैसे कैंपस डिजाइन, लोगोस, ड्रेस कोड, इवेंट्स। एस्पाउस्ड वैल्यूज, जो इंस्टीट्यूशन के डिक्लेयर्ड आइडियल्स होते हैं जैसे ऑनेस्टी, इनोवेशन और इंक्लूसिवनेस। बेसिक असम्पशंस, जो डीपली हेल्ड बिलीफ्स होते हैं जैसे एक्सीलेंस के प्रति कमिटमेंट। हायर एजुकेशन में ये कल्चर डिसाइड करता है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स का रिलेशन कैसा होगा और इंस्टीट्यूशन का एनवायरनमेंट कितना प्रोग्रेसिव होगा। 2. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का कल्चर उनके मिशन, विजन और डेली प्रैक्टिसेस में दिखता है। कुछ इंस्टीट्यूशंस रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस करती है, जबकि कुछ स्टूडेंट वेलफेयर या कम्युनिटी डेवलपमेंट पर। कल्चर इंस्टीट्यूशन की एडेप्टेबिलिटी को भी बताता है, जैसे टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, टीचिंग मेथड्स और इंक्लूसिवनेस पॉलिसीज। पॉजिटिव और ओपन कल्चर वाले इंस्टीट्यूशंस एकेडमिक एक्सीलेंस और रेपुटेशन में आगे रहते हैं। 3. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन हायर एजुकेशन। लीडरशिप। गुड लीडर्स अपने विजन और वैल्यूज से कल्चर को स्ट्रांग बनाते हैं। ट्रेडिशन। पुरानी यूनिवर्सिटीज का अपना एक आइडेंटिटी और प्राइड होता है जो उनके कल्चर को शेप करता है। पॉलिसीज और गवर्नेंस। ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग एक हेल्दी कल्चर बनाता है। डाइवर्सिटी और इंक्लूसिवनेस। अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को रिस्पेक्ट देना एक ओपन और रिस्पेक्टफुल कल्चर को प्रमोट करता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ग्लोबलाइजेशन और न्यू एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी इंस्टीट्यूशन के कल्चर को इम्पैक्ट करते हैं। 4. इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस। स्ट्रॉन्ग कल्चर से टीम वर्क और एफिशिएंसी बढ़ती है। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। जब सब लोग सेम वैल्यूज शेयर करते हैं, तो मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। इनोवेशन और लर्निंग। सपोर्टिव कल्चर से क्रिएटिव थिंकिंग और लर्निंग को एनकरेजमेंट मिलता है। रेप्यूटेशन बिल्डिंग। गुड कल्चर से इंस्टीट्यूशन का इमेज स्ट्रॉन्ग बनता है। एग्जाम्पल, आईआईटी और आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशंस का कल्चर एक्सीलेंस और इनोवेशन पर बेस्ड है। कंक्लूजन। आखिर में, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एक इनविजिबल पावर है जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के फंक्शनिंग और सक्सेस को डिसाइड करती है। अच्छा कल्चर टीम वर्क, क्रिएटिविटी और एथिक्स को प्रमोट करता है। इसलिए हर इंस्टीट्यूशन को पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव कल्चर डेवलप करने पर फोकस करना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 7. What do you understand by digital divide? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें डिजिटल डिवाइड का मतलब समझाना है। हमें बताना है कि किस तरह कुछ लोगों के पास डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का एक्सेस है, जबकि कुछ लोगों के पास नहीं है। साथ ही इसके कारण, प्रभाव और इसे कम करने के उपाय भी लिखने हैं, खासकर एजुकेशन और सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिजिटल डिवाइड का मतलब है उन लोगों के बीच का गैप जिन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर और स्मार्टफोन का एक्सेस है और जिन्हें नहीं है। आज के डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी हर फील्ड में जरूरी बन गई है, चाहे वो एजुकेशन हो, जॉब हो या कम्युनिकेशन। लेकिन सबको बराबर एक्सेस ना मिलने की वजह से समाज में असमानता बढ़ गई है। इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है ताकि हम सबको डिजिटल दुनिया से जोड़ सकें। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और डायमेंशंस ऑफ डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब है डिजिटल डिवाइसेस और इंटरनेट तक पहुंच में असमानता।
ये डिवाइड देश के बीच, ग्लोबल लेवल पर, शहर और गांव के बीच या अलग अलग सामाजिक और आर्थिक ग्रुप्स के बीच हो सकता है। सिर्फ डिवाइसेस होना ही काफी नहीं है, डिजिटल लिटरेसी, इंटरनेट क्वालिटी और उस करने की स्किल भी उतनी ही जरूरी है। एग्जाम्पल, इंडिया में अर्बन स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन रूरल स्टूडेंट्स को इंटरनेट और डिवाइसेस की कमी के कारण दिक्कत होती है। 2. कॉजेज ऑफ डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड के कई कारण हैं। आर्थिक कारण, गरीब लोग स्मार्टफोन, लैपटॉप या इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर पाते। शिक्षा का अभाव, जिनको डिजिटल नॉलेज नहीं है वो टेक्नोलॉजी का सही यूज नहीं कर पाते। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, गांव या रिमोट एरियाज में इंटरनेट नेटवर्क और इलेक्ट्रिसिटी का अभाव होता है। सामाजिक और जेंडर बैरियर्स, कई जगह महिलाओं और बैकवर्ड कम्युनिटीज को डिजिटल एक्सेस कम मिलता है। एग्जाम्पल, नेशनल सैंपल सर्वे के हिसाब से सिर्फ लगभग 25% इंडियन हाउसहोल्ड्स के पास इंटरनेट है और रूरल एरियाज में ये और भी कम है। 3. इम्पैक्ट ऑफ द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड के कई नेगेटिव असर होते हैं। एजुकेशन, ऑनलाइन पढ़ाई में जिन स्टूडेंट्स के पास डिवाइसेस या इंटरनेट नहीं है वो पीछे रह जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट, डिजिटल स्किल्स के बिना लोग ऑनलाइन जॉब्स या एप्लीकेशंस का फायदा नहीं उठा पाते। गवर्नेंस, जो सिटीजन्स ई गवर्नेंस सर्विसेज यूज नहीं कर पाते वो गवर्नमेंट स्कीम्स से अलग रह जाते हैं। सोशल इनइक्वालिटी, ये डिवाइड गरीब और अमीर, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के बीच का गैप और बढ़ा देता है। 4. मेजर्स टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। इस डिवाइड को कम करने के लिए गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस को मिलकर काम करना चाहिए। डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स, रूरल एरियाज में लोगों को टेक्नोलॉजी यूज करना सिखाया जाए। सस्ती टेक्नोलॉजी, लो कॉस्ट इंटरनेट प्लान्स और डिवाइसेस अवेलेबल कराए जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ब्रॉडबैंड और मोबाइल नेटवर्क को हर गांव तक पहुंचाया जाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, गवर्नमेंट, एनजीओ और प्राइवेट कंपनीज मिलकर डिजिटल इंक्लूजन बढ़ा सकते हैं। पॉलिसी इनिशिएटिव्स, डिजिटल इंडिया, पीएमजी दिशा और भारतनेट प्रोजेक्ट जैसे योजनाओं से इंडिया में डिजिटल डिवाइड को कम किया जा रहा है। कंक्लूजन, डिजिटल डिवाइड एक बड़ी चुनौती है जिसे हमें मिलकर दूर करना होगा। आज के समय में डिजिटल एक्सेस भी एक बेसिक राइट होना चाहिए। जब सब लोग डिजिटली एम्पावर्ड होंगे तभी देश का विकास सच में इंक्लूसिव होगा। एक डिजिटल भारत है, स्ट्रॉन्ग भारत है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. What do you mean by human resource development in the context of higher education? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट (HRD) का मतलब समझाना है और बताना है कि ये हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे काम करता है। हमें उसके ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस और स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन करनी है जो टीचर्स, स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के डेवलपमेंट के लिए उस होती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब है लोगों के नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज को सिस्टमैटिकली इंप्रूव करना। हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में HRD का मेन फोकस टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट पर होता है ताकि इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस और क्वालिटी दोनों बढ़े। लेनर्ड नैडलर 1970 ने HRD को डिफाइन किया था, ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। मेन बॉडी। 1. HRD का मीनिंग और स्कोप इन हायर एजुकेशन। HRD हायर एजुकेशन में एकेडमिक और नॉन एकेडमिक स्टाफ के कंटिन्यूअस ग्रोथ से रिलेटेड है। इसमें फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज और लीडरशिप डेवलपमेंट शामिल होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी HRD इंपॉर्टेंट है, उन्हें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए तैयार करता है। UGC और NAAC जैसे इंस्टीट्यूशंस HRD को हायर एजुकेशन के क्वालिटी इंडिकेटर के रूप में मानते हैं। 2. HRD के ऑब्जेक्टिव्स इन हायर एजुकेशन। फैकल्टी की एफिशिएंसी बढ़ाना, टीचिंग, रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेशन में क्वालिटी इंप्रूव करना, रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करना, फैकल्टी और स्टूडेंट्स को नई सोच और रिसर्च के लिए एनकरेज करना, लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप करना, फ्यूचर एकेडमिक लीडर्स को तैयार करना, इंस्टीट्यूशनल क्लाइमेट इंप्रूव करना, टीम वर्क और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का कल्चर बनाना, स्टूडेंट ग्रोथ एंश्योर करना, स्टूडेंट्स में कम्युनिकेशन और एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करना। 3. HRD के कंपोनेंट्स और स्ट्रैटेजीज। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स (FDP), टीचर्स के लिए रेगुलर वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग सेशंस,
परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, फैकल्टी के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस। मोटिवेशन और रिवॉर्ड्स, प्रमोशंस, रिसर्च ग्रांट्स और रिकॉग्निशन के जरिए मोटिवेशन देना। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ट्रेनिंग, फाइनेंस, गवर्नेंस और इट्स स्किल्स पर ट्रेनिंग। मेंटरिंग सिस्टम, सीनियर फैकल्टी जूनियर टीचर्स को गाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, इंस्टीट्यूशन को कंटिन्यूअस लर्निंग और इनोवेशन पर फोकस करना। 4. इंपॉर्टेंस ऑफ HRD इन हायर एजुकेशन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ट्रेन्ड स्टाफ से टीचिंग और रिसर्च दोनों इंप्रूव होती है। इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स से इंस्टीट्यूशन फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनता है। नेशनल प्रोग्रेस, HRD एजुकेटेड और कॉम्पिटेंट सिटीजन्स बनाता है। ग्लोबल लेवल कम्पेटिटिवनेस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने में मदद करता है। इनोवेशन और चेंज, न्यू टीचिंग मेथड्स और करिकुलम रिफॉर्म्स को सपोर्ट करता है। 5. HRD इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस, फंड्स की कमी, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। चेंज को रेजिस्टेंस, टीचर्स कभी कभी नए मेथड्स अडॉप्ट करने से कतराते हैं। प्लानिंग की कमी, HRD पॉलिसी और मॉनिटरिंग क्लियर नहीं होती। कोलैबोरेशन की कमी, इंस्टीट्यूशंस के बीच HRD के लिए पार्टनरशिप कम होती है। कंक्लूजन, हायर एजुकेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक बैकबोन की तरह है। जब टीचर्स, स्टूडेंट्स और स्टाफ की स्किल्स और एटीट्यूड्स डेवलप किए जाते हैं तो इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी और रेपुटेशन दोनों बढ़ जाती है। अगर HRD प्रोग्राम्स को सही तरह इम्प्लीमेंट किया जाए तो हायर एजुकेशन में एक्सीलेंस और इनोवेशन दोनों अचीव किए जा सकते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।